हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको किताबों का ज्ञान सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप आज काम करना बंद कर दे तो क्या आपका पैसा आपके लिए काम करता रहेगा या फिर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर टिकी हुई है? हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी करो और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्यों उतने पढ़े लिखे लोग भी हर महीने पैसों की टेंशन में जी रहे होते हैं? यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली कहानी। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड के 6 सबक, सबसे जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों की हिंदी में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक गाइड की तरह काम करेगा। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में फ़र्क क्या होता है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन आपके स्कूल के सिलेबस से ज़्यादा ज़रूरी है और अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको वह ज्ञान दें जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा और नई सोच दे। और इसी सोच को तोड़ती है किताब। आप देख रहे द मनी बुक क्लब यूट्यूब चैनल। यहाँ सोच बदलती है तभी दौलत बनती है। आइए जानते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब हमें क्या सिखाती है। इस सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को क्या सिखाया। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। उनके पहले पिता बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी की थी, लेकिन वे हमेशा पैसों की तंगी में रहे और गरीबी ही में मरे। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वही उनके दूसरे पिता ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर वे शहर के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। इसीलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब सवाल ये है कि 2 पिता कैसे? इसका सीधा सा जवाब है, असली पिता वो गरीब पिता थे। वही चाहते थे कि रॉबर्ट खूब मन लगाकर पढ़ाई करे, अच्छी डिग्री ले और फिर किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी ढूंढ ले। दूसरे पिता, जो अमीर पिता है, वे असल में रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट चुनौतियों का सामना करना सीखे। उनका मानना था कि हर बात स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती। स्कूल आपको सिर्फ अच्छे नंबर दिला सकता है, लेकिन जिंदगी की समझ और पैसों का खेल इंसान अपने अनुभवों और तजुर्बों से ही सीखता है। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ किताबों के भरोसे बैठकर अमीर नहीं बना जा सकता। इसके लिए दुनिया को समझना और रिस्क लेना भी जरूरी है। तो उसके लिए पहला सबक कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए एक कहानी आपकी काफ़ी मदद करेगी। मान लीजिए एक कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी है। उसका बॉस हर साल उसे कहता है, बस इस बार और मेहनत कर लो, अगले साल प्रमोशन पक्का है, सैलरी भी बढ़ेगी। कर्मचारी पूरी लगन से दिन रात काम करता है। ओवर टाइम, तनाव, भाग दौड़, सब कुछ सिर्फ इस उम्मीद में कि अगला साल उसकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। नया टारगेट, नया वादा, नई उम्मीद और प्रमोशन फिर टल जाता है। अब सोचिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह प्रमोशन उसके लिए एक मोटिवेशन टूल बन चुका है। एक ऐसा सपना जिसे दिखाकर उससे काम करवाया जा रहा है। बहुत से लोग ठीक इसी कर्मचारी की तरह होते हैं। वे लगातार मेहनत करते रहते हैं, ये सोचकर कि बस थोड़ा और फिर मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन बिना सही फाइनेंशियल समझ और रणनीति के पैसा सिर्फ एक दूर का लक्ष्य बना रहता है। सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना ही अमीर बनने का रास्ता नहीं है। अगर आप सिर्फ उम्मीद के भरोसे भागते रहेंगे तो मंजिल हमेशा थोड़ी और दूर होती जाएगी। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए।
जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। बस इसी डर से हम और ज़्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीज़ों को कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल किया जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज़्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्चा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। तो इसी को अमीर डैड रेट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, और ये एक बड़ा ट्रैप है, यानी कि यह एक जाल है, और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं वह इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे को पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भगाने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो आप काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वह पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाते हैं। वैसे ही यह हर महीने का कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर के आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ करके और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। और ये कड़वा सच है। आपको कड़वा सच का सामना करना पड़ेगा। ना कि दूसरों के लिए। आपको भी जो भी सवाल है वह आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर न हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इसी तरीके से अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है न वह कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीब में ही जाएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालची आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाब की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, और ये नेचुरल है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी न होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर के उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाए। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह आपने आपसे पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं ना इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस अगर आपकी सैलरी को नहीं बढ़ा रहा है तो उसे इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी लेते हैं तो सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। और यही वह पहला सबक और पहला प्रिंसिपल है जो कि अमीर डैड ने रॉबर्ट्स को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट यह भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वह बस काम करते रहे, और उसका फ़ायदा यह हुआ कि वह अपने दिल से काम में लगे रहे, और इस दौरान कई नई आइडियाज़ उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के
फ्रंट पेज को दो हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वह रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। तो देर शाम में स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वह कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता, पर बदले में नई बुक्स दे जाया करता था। तो एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वह पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वह इस शर्त पर मान गया कि वह उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस का एक नया आइडिया था। उन्होंने वह पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देनी शुरू कर दी। बदले में वह हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायनों में वह उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां से वह कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते $2 दिए जाते थे। तो एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए और इसी तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। तो इसी के साथ अब आगे जाते हैं। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसके हर हफ्ते $2 दिए जाते थे। एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए और इसी तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, ना कि आप पैसे के लिए काम करो। इसके साथ अब आगे है दूसरा सबक, जो कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखनी चाहिए। तो 1923 में वाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बहुत से अमीर बिजनेसमैन इसी मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें थे एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स एम श्वाब और सैमुअल, जो वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट थे, और बाकी कई और भी बड़े बिजनेसमैन। तो इसी मीटिंग में 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीब से मरे, कुछ आत्महत्या कर ली और भी कई ने तो अपना दिमागी संतुलन तो खो दिया था। तो असल बात यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि यह खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखना कैसे चाहिए। आप चाहे जितना मर्जी पैसे कमा लो, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया, तो अब किसी भी आड़े टेढ़े हालत, जो अक्सर कहा जाता है कि कोई इमरजेंसी भी आ जाए या कोई अड्डी या गई या कोई बुरा वक्त आ गया, तो आप उसका सामना आसानी से कर लेंगे। या हो सकता है कि अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग करें तो बुरा वक्त आ ही ना। वैसे लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालत में पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब अधिकतर लोगों को निराश ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच का कंक्रीट स्लैब डाल करके भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज़्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वह ऐसा करते भी है तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट्स से बस यही चाहते थे कि वह खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज़्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूल शिक्षा और पढ़ाई की अपनी इम्पोर्टेंट है, मगर असली ज़िंदगी में यही सब कुछ नहीं है। और इसी के साथ आगे है तीसरा सबक, जो कि कहता है कि लायबिलिटीज़ और एसेट के बीच में फ़र्क समझो और हमेशा एसेट खरीदो। वैसे सुनने में ये बड़ी आसानी सी बात लगती है ना, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ को यानी कि जिम्मेदारियों को ऐसे समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ
लेते हैं, मगर अमीर जानते हैं कि असल में एसेट्स होते हैं क्या, और वह वही खरीदता है। अमीर डैड किस प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, जिसका मतलब है कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक को उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वह इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इसकी यही सिंपल बात है कि लायबिलिटीज यानी कि अपनी जिम्मेदारियों और एसेट यानी कि संपत्ति के बीच में फ़र्क को समझो और एसेट को खरीदो। लेकिन अगर यह इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता है ना, मगर यहाँ पर मामला उल्टा है। यह एक्चुअली में इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट के बीच में फ़र्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। मतलब ये कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम यानी कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस यानी कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी ये पता नहीं होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और अगर हम इस बात को समझना चाहें तो एसेट वह चीज़ होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लीजिए आप कोई घर खरीद करके उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वह लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उल्टे लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद करके उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट खरीदिए, और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज। अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसा इसलिए होता है सिंपल प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वही दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, मगर उसका फ़ायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज़ में ही खर्च हो जाए। तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी ज़िंदगी वह मिडिल क्लास ही बनकर रहेगी, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा लायबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी मॉल, कभी रेंट, कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल्स, फीस, बिजली का बिल और भी न जाने क्या क्या खर्चे होते हैं। उनका सारी कमाई इसी खर्च में हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनके कोई लायबिलिटीज तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट भी तो नहीं होते हैं। वह भी पैसे कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज के खर्चों में उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $400 वह अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है, $200 उसके आने जाने के किराया, और 200 टैक्स और 200 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर उसे काम चलाना पड़ता है, जिससे कि वह और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। इसकी विपरीत अमीर लोग एसेट खरीद के रखते हैं, फिर उनके वह एसेट उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह 2 से 4 और 4 से 8 हो जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और वह घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वह अपना लोन भी कर लेते हैं। इससे कुछ यूं समझाते हैं, आप मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1000 है, तो यह अपने घर का $2000 किराया वसूल करेंगे, बैंक को देंगे, और अपनी जेब में तो जो बचे पैसे हैं
वो बिना मेहनत का पैसा कमाना तो एक्चुअली में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोचने का फासला होता है। अपना पैसा खर्च कैसे करें, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। पुराने जमाने के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वह बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वह अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे और इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता था अच्छे ग्रेड्स लेकर के वह बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर के डॉक्टर तो बन चुके हैं, लेकिन वो काफ़ी लोग आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज़्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस एथलीट्स बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ, या फिर कोई मूवी स्टार, रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वो करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आजकल फाइनेंशियल नाइटमेयर बहुत आम हो गया है। अक्सर न्यू मैरिड कपल यह सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जने काम कर रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वह अब बड़े घर के सपने देखते हैं, इसीलिए वह पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उनका सारा ध्यान सिर्फ अपना करियर बनाने पर होता है। उनकी कमाई बढ़ने लगती है तो जाहिर है उसी हिसाब से खर्चे भी बढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि अब जब आप फाइनेंशियल लिटरेट हुए बिना पैसा बनाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो होता यह है कि आप पहले से भी ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं। यह एक ऐसा चक्कर है जो फिर से चलता ही रहता है। नए कपल ने अब इतना पैसा कमा लिया कि वह एक बड़ा घर खरीद सके। उन्हें तो यही लगेगा वह अब थोड़े अमीर हो जाएंगे, मगर असलियत तो यह है कि बड़े घर के साथ उन्होंने नई लाइबिलिटीज भी खरीद ली। उनके फलों में अब प्रॉपर्टी टैक्स का खर्च बढ़ गया। अब उन्होंने एक नई गाड़ी भी चाहिए, फर्नीचर भी नया चाहिए, सब कुछ नया चाहिए। उनकी लायबिलिटीज बढ़ती ही चली जा रही है, और ज़्यादातर होता यह है कि इनकम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक इस सच्चाई का खुलासा होता है, मगर तब हम इसी रेट रेस से बुरे तरीके से फंस चुके होते हैं। फिर ऐसे ही लोग हमारे ऑथर रॉबर्ट के पास आकर के पूछते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। अब यही सवाल तो मुसीबत की जड़ है, क्योंकि सबको लगता है कि पैसा ही हर चीज का इलाज है। यह मानना है कि ये एक बड़ी गलती है। उनकी समस्या ये नहीं है कि वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि यह है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडल कैसे करें। वैसे एक कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है, जब तुम खुद को एक गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना छोड़ दो। इसका सीधा अर्थ है, जब आप किसी मुसीबत या गलत स्थिति में फंस जाए तो उसे स्थिति को और अधिकतर खराब करना बंद कर दो, क्योंकि ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से घबराते हैं। साइकियाट्रिस्ट का मानना है कि लोग इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है और से अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हम पर वही कहीं हंसेंगे तो नहीं ना। बस यही सोचकर ज़्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। वो वही करना पसंद करते जो सब कर रहे होते। ऐसे लोग खुद को भीड़ का हिस्सा बना करके संतुष्ट हो जाते हैं। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। लोन लीजिए, अरे अब तो प्रमोशन तो हो गया है, अब तो सैलरी बढ़ गई, तो नया घर तो ले ही लो। यही सब बातें ना हमें लोगों से सुनते आ रहे, और फिर हम भी ना उसे रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वही जरूरी से सही होगा। भाई इतने सारे लोग मिलकर के कोई गलती तो नहीं करते ना, ऐसा हम सोचते हैं, राइट? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आमिर डैड ने कहा था कि जापानीज लोग 3 चीजों की ताकत को जानते थे: तलवार, कीमती कीमती जवाहरात और शीशा बाजुओं को ताकत का प्रतीक है। इसका मीनिंग है कि संस्कृति के माध्यम से जो तलवार, जवाहरात और शीशे का उदाहरण दिया, वह वास्तव में शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और आत्मज्ञान को दर्शाता है। कीमती जवाहरात पैसे की ताकत
और शीशा खुद के अंदर छुपी हुई ताकत को दिखाता है और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद को जानते हैं, शीशे को सामने आकर आप खुद के सवाल पूछ सकते हैं कि मैं सही हूँ या मुझे भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए। तो जब जवाब आपको मिलेगा, बस वही आपकी असली ताकत है। तो गरीब और मिडिल क्लास खुद को पैसे का गुलाम बना देते हैं, इसीलिए वह कभी भी अमीर नहीं बन पाते। 16 साल के रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के साथ हर उस मीटिंग में जाया करते थे जो वह अपने अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज के साथ रखा करते थे। यहाँ एक ऐसे अमीर डैड देखने को मिलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्होंने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वह मीटिंग कर सकते हैं और अपने नीचे काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर देते हैं, उन्हें बिजनेस के टिप्स समझाते हैं। एक ऐसा इंसान जो भीड़ का हिस्सा नहीं बना, जिसने रिस्क लिया और जिसने लोगों की परवाह नहीं की, जिससे यह डर नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इन मीटिंग्स का नतीजा ये हुआ कि ऑथर और उनका दोस्त दोनों का स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लगा पाया। जब भी उनकी टीचर कोई काम देती थी, उन्हें रूल्स के हिसाब से करना होता था, तो उन्हें एहसास हुआ कि स्कूल की पढ़ाई किस तरीके से बच्चों की प्रतिभा को निखरने नहीं देता, उसे दबा देते थे। उनकी क्रिएटिविटी को मारकर उन्हें एक सोच में डालकर इस समाज का एक मशीन ही हिस्सा भर बना देते हैं। और उन्हें टीचर की इस बात से भी इनकार था कि अच्छे ग्रेड्स लाकर के ही सक्सेसफुल और अमीर बना जा सकता है। वैसे ही एक दिन रॉबर्ट की अपने गरीब डैड से बहस हो गई। उनके पिता का मानना था कि उनका घर उनके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, मगर वह एक रेट रेस में भाग रहे थे। उनकी इनकम और खर्चे बराबर ही थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल भी फुर्सत नहीं थी। यही बात रॉबर्ट ने उन्हें समझाना चाहते रहे थे कि उनके पिता के लिए वह घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज है। घर पर उनके पैसे खर्च हो रहे थे, बदले में मिल कुछ नहीं रहा था। यह बात उनके गरीब डैड ने समझ पा रहे थे। तो बस यही फर्क था गरीब और अमीर डैड के बीच में। खैर, उन्हीं की बहस तो चलती रही। उन्होंने अपने गरीब पिता को बताया कि अधिकतर लोगों की जिंदगी लोन चुकाने में ही निकल जाती है। जिस घर को वो खरीदते हैं, उसके लिए वो 30 साल तक तो लोन भरते रहते हैं, फिर एक और बड़ा घर लेते हैं और अपना लोन रिन्यू कराते हैं। अब घर की कीमत भी उस हिसाब से बढ़ेगी या नहीं, ये निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम ली थी, जितनी घर की कीमत नहीं थी। उससे ज़्यादा कर्ज उनके सर पर चढ़ गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को यह होता है कि वह बाकी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा पैसा उस घर पर लगा है। उन्हें कभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता और ना ही वह इस बारे में कुछ सीख पाते हैं। और इसी तरीके से कई एसेट उनके हाथों से निकल, अगर उसके बदले लोग सिर्फ एसेट पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट्स की पत्नी के पेरेंट्स एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए। उनका सोचना था कि अपने लिए बड़ा और नया घर लेना एक सही फैसला है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर लेना एक एसेट लगा था। अगर वह एक जानकर के हैरान रह गए, उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। ये उनके लिए बहुत ही बड़ी कीमत थी, और क्योंकि वह रिटायर हो चुके थे तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरना उनके रिटायरमेंट बजट से बाहर था। बेशक हम ये नहीं कर रहे कि आप एक नया घर ना लें, बल्कि हम समझाना चाहते हैं कि जितने पैसे से आप एक बड़ा घर लेंगे, उतने पैसे आप किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर होगा। आपका एसेट आपके लिए कमाई करेगा और कुछ ही समय के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप आसानी से मनपसंद घर ले पाएंगे, और वह भी बिना किसी लोन के। तो अब सवाल यह है कि अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होते रहते हैं, वही मिडिल क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसके पीछे का भी ना एक वजह है, और कारण एकदम सिंपल है। अमीर एसेट खरीदते हैं,
जो कि उनका पैसा दुगना करता रहता है। उस पैसे से उनके सारे खर्चे मजे में निपट जाते हैं। और मिडिल क्लास क्या करते हैं, वह तो बस महीने की 1 तारीख का इंतजार करते हैं। जब उनकी सैलरी आई तो सारी की सारी सैलरी तो खर्चों को पूरा करने में खत्म हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? और फिर जब सैलरी बढ़ती है तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाता है और उसी हिसाब से बाकी खर्चे भी, और फिर अंत में वही रेट रेस चलती रहती है। कहने का मतलब ये कि एक कर्ज में डूबा हुआ समाज जहाँ पर हम रहते हैं। मतलब ये है कि अपने घर को ऐसे समझना ही वह रीजन है जो कि हमें कर्ज के बोझ तले दबाती है। आज यही अधिकतर लोग की सोच है। अगर सैलरी बढ़ी है तो लोग सोचते हैं कि अब वह बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसों को सही इस्तेमाल लगता है। इसके बदले अगर वह पैसा सही जगह लगाया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि उनका सारा वक्त हार्ड मेहनत करने में चला जाता है। अपनी नौकरी को सेफ जोन समझ करके वे उससे अलग कुछ सोच ही नहीं पाते। और साथ ही न उन पर कर्ज का इतना बोझा होता है कि वह नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब जरा खुद से सवाल कीजिए कि आज आप नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं तो कितने दिन आपका गुजारा चलेगा? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, अगर आपने सारी उम्र सिर्फ सैलरी के भरोसे ही काटी है और एसेट के बदले आपने लायबिलिटीज ही पाल ली है, तो यकीनन आपकी जिंदगी बहुत ही कड़ी चुनौती है। सिर्फ नेटवर्क के भरोसे आपका काम नहीं चल सकता। नेटवर्क बताता है कि आपके पास वाकई में कितना पैसा है, चाहे वह गैराज में पड़ी पुरानी कार के रूप में ही क्यों न हो। अब भले ही वह कार कुछ काम की ना हो। जबकि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है उससे आप कितना और पैसा कमा रहे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एसेट है जिससे हर महीने मुझे $3000 की कमाई हो जाती है और हर महीने आपको $6000 खर्च होते हैं, तो मैं सिर्फ आधे महीने ही अपना गुजारा कर पाऊंगी। तो सिचुएशन ये होगा कि अपने एसेट से मिलने वाले पैसे को आप बढ़ा दें। अब वह 6000 आपको मिलने लगेगा तो आप रातों रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर इस तरह आप वेल्दी होने लगेंगे। अब अगर आप अचानक नौकरी छोड़ देते हो तो आपके एसेट आपका सारा खर्चा कवर कर लेंगे। अब वेल्दी तभी बन पाएंगे जब आपके खर्च आपके एसेट की ग्रोथ से कम रहे। और इसी के साथ आगे है जो चौथा सबक है, जो कहता है अपने काम से काम रखे। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रैक रॉक ने एक एमबीए क्लास में की स्पीच थी। ये बात 1947 की है। उनकी ये स्पीच बड़ी शानदार थी। लोगों को प्रेरित करने वाले स्पीच के बाद जब एमबीए क्लास के स्टूडेंट ने कुछ वक्त उनके साथ बिताने की गुजारिश की तो वह उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों बातों में रेने ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोगों को जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ? अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वो हैमबर्गर बेचते थे। इस बात पर वह हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडॉनल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझ कर किया जाता है। जहाँ उसकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वह जमीन भी साथ ही बेच जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को वह जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इसी तरीके से एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट्स को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर के बाकी सब के लिए काम करते हैं। वह टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वह उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वह नौकरी करते हैं, बैंक का मैनेजर बैंक के लिए काम करता है। और ये सब इसीलिए क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, न कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते वही आप बनते हो। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी है तो इंजीनियर, मतलब जो भी आपने पढ़ा है वह आप बनेंगे।
अब मुसीबत तो यह है, इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वह नौकरी और बिजनेस के बीच में फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आप यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ या एक बैंकर हूँ, क्योंकि वह आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब यह कि आप जो भी करते हैं उससे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोग को इस बात की एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिससे वह एसेट मानने की गलती कर रहे थे, एक्चुअली कभी वह एसेट था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उसमें जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए, तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। इसलिए तो हम एसेट कॉलम पर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि आपके इनकम कॉलम पर। और यही फाइनेंशियली सिक्योर होने का सही तरीका है। आप कितने भी अमीर हो, यह जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये किताब आपको कभी ये सलाह नहीं देगी कि आप अपनी नौकरी छोड़ें। आप अपनी नौकरी करते रहिए और साथ ही एसेट भी खरीदते रहिए। और एसेट से मेरा मतलब ये है कि सही और असली मायने में एसेट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वह मेरी नज़र में एसेट यानी कि संपत्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसने चलाना शुरू करते हैं वह अपनी कीमत का 25% तो खो देती है। अब किस तरह के एसेट खरीद जाने चाहिए, यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। ऐसा बिजनेस जहाँ आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाए, क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा वक्त देंगे तो वह बिजनेस नहीं, नौकरी होगा। दूसरा, ये रियल एस्टेट पे पैसा लगाए। तीसरा है कि स्टॉक और बॉन्ड खरीदे। तो जब एसेट खरीदे तो अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा लगाए, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक में रुचि थी, खास कर छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उसे अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करता रहा, साथ ही साथ अपने एसेट कॉलम को बढ़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसको बेकार ना जाने दें। अपने पैसे को अपना गुलाम बनाकर चलिए, जो कि आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते, शौक से खरीदे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये ना भूले कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क है। जहाँ मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरीज में खर्च करेगा, वही अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा। और इतना समझ लेने के बाद अब अगले सबक में आप अमीर लोग से सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे। तो पांचवा सबक कहता है कि अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, वे पैसा बनाते हैं, यानी कि नए मौके तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एलोन मस्क ने ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेपल बेची तो उनके पास आराम से जिंदगी बिताने के लिए काफी धन था, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया और अपना पैसा नई और अनिश्चित कंपनियों में लगाया, लाइक टेस्ला और स्पेस एक्स में। उस समय बहुत से लोगों ने उन्हें पागल कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार और प्राइवेट रॉकेट कंपनी दोनों ही बेहद जोखिम भरे आइडियाज थे। लेकिन आज वही फैसले उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और बिजनेसमैन में खड़ा करते हैं। इसी तरह जेफ ने अमेजोन की शुरुआत की, तब ये सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। कई लोगों ने कहा कि इंटरनेट पर किताबें बेचना सफल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ी और जोखिम उठाया। आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। उन उदाहरण से एक बात साफ होती है, अवसर हर किसी के सामने आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने
और उन पर कदम उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सालों तक लोगों को सिखाने के अनुभव से ही यह समझ आता है कि हर इंसान के अंदर अपार क्षमता छिपी होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग खुद पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग अपने डर और संदेह के कारण रुक जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद हमें एहसास होता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अच्छे नंबर काफ़ी नहीं होते, सिर्फ तेज दिमाग होना ही सफलता की गारंटी नहीं है। असली तरक्की उन्हें मिलती है जो समझदार होने के साथ साथ साहसी भी होते हैं। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान के साथ साहस और निर्णायक कदम उठाने की ताकत भी उतनी ही जरूरी है। अधिकांश लोग पैसों के मामले में सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं। वे जोखिम से बचना चाहते हैं, लेकिन असाधारण अमीर के लिए कभी कभी सोचा समझा जोखिम लेना पड़ता है। कौन जानता है आने वाले वर्षों में अगला बड़ा इन्वेंटर या उद्योगपति कौन होगा? शायद वही व्यक्ति जो आज डर के बजाय साहस को चुन रहा है, जबकि बाकी लोग सिर्फ सुरक्षित रास्ता पकड़कर बैठे हैं। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे थे। एक चीज जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी तो वो ये है कि उन सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो कि हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वह है खुद पर डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफ़ी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो कि बोल भी होते हैं। अब यह आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले सालों और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल व्यक्ति है। आज के दौर में लोग ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम देके या नई टेक्नोलॉजी को, जो कभी कल के दौर में एसेट था, वही आज लायबिलिटीज बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिज़ाइन किया था जिसे वह कैश फ्लो कहते थे। ये लोगों को सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रेट रेस से बाहर कैसे निकले। ये सारी चीज़ें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोर्ड कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोर्ड जीती। वह औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि वोट लेने के लिए तो उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो वोट उसके लिए अब एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज बन गई। उसे पता चला कि ऐसे तो वह वोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे यह आइडिया समझ में नहीं आया और रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वह चली गई। मगर बाद में उसने फोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडियाज कुछ समझ में आने लगा था। वह उस गेम के अपनी लाइफ को जोड़ करके देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझ ना पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज़ था। हम भी अक्सर यही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होता है उस पर ज़्यादा गुस्सा आता है और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें, तो गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं। बहुत से लोग के फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि उस पैसे से क्या करें, तो वह हैरान होने लगते हैं। इसकी वजह से उनकी पुरानी सोच जो आगे नहीं बढ़ने देती, और फिर वह बाद में सारा पैसा ही हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इस तरह जिंदगी में सही मौक़ों को तलाश में बैठते रहते हैं। कुछ लोग तो सही मौका मिलता है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वह कहेंगे कि उनके पास पैसा ही नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसा और मौका दोनों मिले,
फिर भी वह कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि एक्चुअली में वह समझ ही नहीं पाए कि यह एक अपॉर्चुनिटी थी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना ये है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतजार में बैठे रहे। सबसे खास बात अमीरों की जो ये है कि उन्हें पता है कि पैसा असली चीज़ ही नहीं है। असली चीज़ है इसका सही मतलब जानना। ये जान लेना है कि जो हमें चाहिए वह हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट है। यही हम सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल है उनके साथ कदम मिलाकर चलना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत को खुद के अंदर कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी कि आपके दिमाग को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। तो आइए इसे हम समझाते हैं एक उदाहरण से। 1990 के दशक में एंजोना और फिनिक्स के आर्थिक हालत बुरे चल रहे थे। वहाँ की लोगों को हर महीने पैसे बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फ़ायदा जो आप जमा करते जाते हैं। इससे तो अच्छा कि उनका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो कि आगे चलकर आपको फ़ायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिज़ोना और फिनिक्स की लोगों की जो आर्थिक तंगी से झेल रहे थे। ऐसे में इन्वेस्टर को यह एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी अपने पौने दामों पर बेच रहे थे, उससे कई इन्वेस्टर ने हाथों हाथ खरीद लिया। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसका बाद उन्होंने एटॉर्नी के ऑफिस में एक ऐड दिया कि 75,000 वाला घर सिर्फ 60,000 में। बस इसे लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बंद नहीं हो रहा था कि यह पैसा उनके उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्राइमरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें यह पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो 40,000 इन्वेस्ट करे वह उनके एसेट कॉलम से क्रिएट हुए थे, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिली एक मौके का फ़ायदा उठाकर ये पैसा क्रिएट अपने इनकम कॉलम में ऐड कर लिया। कुछ ही सालों के बाद उनके इस बिजनेस का इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, फ्लाइट के साथ डिनर, ट्रिप, बाकी चीज़ें सब कवर हो गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज़्यादातर चीज़ें भी प्री टैक्स एक्सपेंस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद जो घर 60,000 बिका था अब वह 1,000 का था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वह इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगना पड़ा था, और अपना वक्त भी तो वह आगे बढ़ गए। उन्हें अब नए मौक़ों की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वह सेविंग्स आपको 5% इंटरेस्ट देगी, और फिर उस पर आप और टैक्स भरेंगे। इससे तो अच्छा होगा कि आप अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी कि अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बने। ये दुनिया कभी भी एक सी नहीं रहती। जो आज या कल नहीं होगा। कभी मंदी तो कभी तेजी का द्वार चलता रहेगा। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होती जाएगी। आज मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा। खासकर स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलता है, मगर इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप तो हर हालत के लिए तैयार रहेंगे। आपको ज़िंदगी में बेशुमार मौके मिलेंगे जहां पर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस उन मौके का लपटने की। अमूमन हम 2 तरह के इन्वेस्टर देखते हैं। पहले वह जो पैकेज इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं
और ये काफ़ी आसान और बगैर झंझट का काम है। दूसरे इन्वेस्टर अपने लिए खुद खुद की ही इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। उनके आप प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। जितना ये इन्वेस्ट करते हैं उसके कई गुना ज़्यादा पैसा बचा लेते हैं। अब अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर पर इन 3 स्किल को समझने की ज़रूरत है। पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो कि बाकी ना ढूंढ सके। याद रहे कि आपका दिमाग वह दे सकता है जो बाकियों की आंखों के भी नहीं देख पाए। दूसरा है पैसा बढ़ाए। जब पैसे की ज़रूरत पड़े तो मिडिल क्लास लेवल बैंक जाता है, मगर दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पैसा बढ़ा करके कैपिटल रेज करते हैं। उन्हें हमेशा बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आगे यह तीसरा, स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कीजिए। इंटेलिजेंट लोग वह होते हैं जो अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुनें। मुझे मालूम है कि यह सबसे आपके लिए कुछ ज़्यादा है, मगर इसके रिवॉर्ड्स तो बड़े ही शानदार हैं। जिंदगी में रिस्क बहुत है, लेकिन उन्हें हैंडल करना सीख करके ही आप अमीर बन पाएंगे। इसी के साथ आगे छठवां सबक, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। तो बात ऐसी है कि एक बार एक जर्नलिस्ट रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। रॉबर्ट उसके आर्टिकल पहले भी पढ़ चुके थे और उस जर्नलिस्ट के लिखने के स्टाइल से बहुत प्रभावित थे। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वह एक मशहूर लेखिका के बनकर उनकी ही तरह एक दिन फेमस होना चाहती है। तो रॉबर्ट ने उसने पूछा, तो ऐसा क्या है जो उन्हें मशहूर होने से रोक रहा है? इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा, उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि उस जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें यह छोटा काम लगता है। तो यह भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद कभी सेल्स स्कूल जा चुके थे। तो इसका बात का पॉइंट यह है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो आपका टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे मनाया जाए। और अब जब तक आप यह बात नहीं जानते, आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते, आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी भी सेल्समैन को इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा फर्क अमीर डैड और गरीब डैड के बीच में था, वो ये है कि गरीब डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी। जबकि अमीर डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके अलग पहलू को देखें तो वो स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं किसी एक ही खास चीज़ में महारत कर लिए। इसका उदाहरण देखिए, जब एक डॉक्टर मास्टर की डिग्री लेते हैं तो उसके बाद किसी एक स्पेशलाइज फील्ड में डॉक्टर करते हैं, जिसके एक पीडियाट्रिक या और मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें बहुत पढ़ना पड़ता है उस फील्ड के महारत के लिए, और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसे ही बहुत कुछ जानने के लिए जो थोड़ा बहुत आप सीखते हैं, वह नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनीज के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीज़ों को ढूंढेंगे, चीज़ों कैसे काम करती है ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही वजह थी कि अमीर डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट और लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते थे। जब रॉबर्ट ने मेरियन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हैपिंग जॉब छोड़ी, उसके गरीब मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पा रहे थे कि रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे गलत तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाना कि हर मुमकिन कोशिश की कि उनका ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर उन्हें तो यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वह सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़े। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलाना कितना मुश्किल काम है, रॉबर्ट ये सब सीखना चाहता था। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स कॉर्प्स को ज्वाइन कर दिया। यह नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहती थी। वो इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ भी बेचने के ख्याल से उन्हें पसीना आ जाता।
अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स से सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। वे अगर इसमें नाकाम रहते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने यह रिस्क लिया और अपने अमीर डैड के सीख को याद रखा। बेशक आप 30s की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि उस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वह काम छोड़कर ना जाए, और ज़्यादातर वर्कर भी जी फाड़ कर इसलिए मेहनत करते कि वह काम से निकाल ना जाए। इसलिए उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फायदों से ही मतलब होता है। इसी सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरे, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वह सब कुछ अभी सीखो जो आप सीखना चाहते हो, इससे पहले आपको कोई ये खास प्रोफेशन अपने लिए चुने, क्योंकि अगर एक बार आप अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी में बंद कर रह जाएंगे। अगर आपने ये पूरी समरी देखी है तो शायद आपके अंदर कुछ हिला है। शायद आप पहली बार ये सोच रहे हैं, क्या मैं सच में पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या पैसे मेरे लिए काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो बीच में से स्किप करके यहाँ तक पहुँच गए तो मैं आपसे सिर्फ सोच बनने वाली किताब है, तो मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस पर पूरी कहानी को शुरुआत से देखिए, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ टिप्स की किताब नहीं है, ये आपकी सोच बदलने वाली किताब है। और सोच बदलने बिना इनकम भी नहीं बदलती। तो स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे उस पर क्लिक कीजिए और वहीं से शुरुआत होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। अमीर बनने का सपना मत देखिए, अमीर बनने का सिस्टम सिखाइए। आपका धन्यवाद।